पिछले वीडियो में हमारा सफर हमारी गैलेक्सी के केंद्र में मौजूद सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए की अक्रीशन डिस्क तक पहुंच गया था, जहां टाइम इतना धीरा था कि हमारा एक दिन अर्थ के 3 सालों के बराबर था। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप इस सफर पर नए हैं और आप इस सफर की शुरुआत यहाँ से करेंगे तो शायद आपको इतना मज़ा ना आए और आपको ये सफ़र अधूरा भी लगे। इसीलिए पहले आप इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखें, जिससे आप न केवल ब्लैक होल्स के काम करने के तरीके को समझ पाएंगे, बल्कि आप ये भी समझ पाएंगे कि ब्लैक होल्स के पास समय आखिर इतना धीरा क्यों चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक अक्रीशन डिस्क लाखों मील चौड़ी पिघली हुई धूल और गैस की एक डिस्क होती है और ये हमारी स्पेसशिप को कुछ ही सेकंड्स में तबाह कर सकती है। ब्लैक होल में गिर रहे मैटर की वजह से ये डिस्क बनती है और इस डिस्क के अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्शन है। हर चीज़ एक दूसरे से रगड़ खा रही है और मैटर की वेलोसिटी तो इतनी ज़्यादा तेज़ है कि ये डिस्क बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है और गर्म होने की वजह से ही ये अक्रीशन डिस्क चमकने लगती है। सोचिए ये कितनी अजीब बात है कि ब्लैक होल्स खुद तो डार्क होते हैं, लेकिन उनके अंदर गिरता हुआ मैटर चमकता है, जिसकी वजह से वो यूनिवर्स की सबसे चमकदार ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि एक क्वेज़ार। जैसे ही हमारा स्पेसशिप मैटर की इस गर्म और भयानक डिस्क में गिरता है, तब कुछ अजीब सा होता है। वो ना ही टूटता है और ना ही ब्लैक होल के अंदर गिरता है, बल्कि स्पेसशिप ब्लैक होल का चक्कर लगा रही मैटर की डिस्क के साथ घूमने लगता है। लेकिन अब सवाल तो ये है कि आखिर कौन सी फोर्स इतनी ताकतवर है जो इस सारे मैटर को ब्लैक होल के इतना ज़्यादा करीब होने के बाद भी उसके अंदर समाने से रोक रही है। यूनिवर्स में मौजूद हर चीज़ किसी न किसी तरह से स्पिन करती है या घूमती है और ये एंगुलर मोमेंटम की वजह से होता है। ये वो टेंडेंसी है कि अगर आप किसी चीज़ को एक बार घुमाएंगे तो वो घूमती ही रहेगी। धीरे धीरे हमारा स्पेसशिप ब्लैक होल के अंदर गिरने की कगार पर पहुंच रहा है और अब वो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर पहुंच गया है। ये वो जगह है जहां से ब्लैक होल की ग्रेविटेशनल पुल से बचना नामुमकिन होता है। इवेंट होराइजन को क्रॉस करना बिल्कुल एक झरने से नीचे जाने जैसा होता है, जहाँ से आप वापस नहीं आ सकते। इवेंट होराइजन पर स्पेस अचानक से अंदर की तरफ झुक जाता है, बिल्कुल एक झरने से अचानक नीचे गिरते हुए पानी की तरह। ग्रेविटी पानी को झरने के किनारे तक और फिर झरने से नीचे खींच लेती है। वैसे ही वो स्पेस और टाइम को भी इवेंट होराइजन से खींचकर ब्लैक होल में डाल देती है, जिसकी वजह से ब्लैक होल्स इतने ज़्यादा रहस्यमयी ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं। आइंस्टाइन की थियरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के मुताबिक हमारा स्पेसशिप बिना किसी मुश्किल के इस इवेंट होराइजन के अंदर चला जाएगा और पूरे यूनिवर्स से कट जाएगा और फिर कभी वापस नहीं आ पाएगा। लेकिन एक नई थियरी के मुताबिक इवेंट होराइजन को क्रॉस करना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि इस थियरी के हिसाब से इवेंट होराइजन पूरे यूनिवर्स में मौजूद सबसे खतरनाक जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी कॉस्मिक फायरवॉल है जिससे निकल रही हीट एनर्जी लगभग इन्फिनिट होती है, जिसके करीब जाना या उसको छूने का मतलब ये है कि आपको कुछ भी नहीं बचा सकता। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि इन दोनों में से क्या सच है, इसका पता लगाने के लिए अगर हम अंदर जाते हैं तो हमें ये तो पता चल जाएगा कि क्या हम इवेंट होराइजन को आसानी से क्रॉस कर पाएंगे या किसी कॉस्मिक फायरवॉल से टकरा कर खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये बताने के लिए हम शायद कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। यही चीज़ ब्लैक होल्स को सबसे अजीब बनाती है। अगर ब्लैक होल के इस काले पर्दे के पीछे कोई फायरवॉल है तो हम सबका सफ़र यहीं खत्म हो जाएगा, और अगर नहीं तो स्पेसशिप उस पॉइंट से आगे निकल जाएगा जहां से वापस निकलना नामुमकिन है, और तब हमारा स्पेसशिप यूनिवर्स की सबसे वॉयलेंट जगहों में से एक में शामिल हो जाएगा। ये यूनिवर्स की वो जगह है जहां नई दुनियाएं बनती हैं और पास्ट प्रेजेंट बन जाता है। यहाँ ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो स्पेस को लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा तेज एक्सेलरेट कर देती है।
इस स्पीड से हमारा स्पेसशिप ब्लैक होल के सेंटर तक का 1,30,00,000 किलोमीटर के सफर को पूरा करने में 40 सेकंड से भी कम वक्त लेगा, वो भी तब अगर हमारा स्पेसशिप इतनी देर सलामत रह पाया तो। इनफाइनाइट ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल्स ऑब्जेक्ट को स्पेगेटिफाई कर देता है। स्पेगेटिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ऑब्जेक्ट इतनी तेजी से खिंचता है कि वो स्ट्रेच होकर एक नूडल की तरह हो जाता है। हकीकत में तो ब्लैक होल के सेंटर तक पहुंचने से बहुत पहले ही हमारे स्पेसशिप के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे। फिलहाल फिजिक्स के नियम तो हमें यही बताते हैं, लेकिन अभी हम इन लॉस को, इन नियमों को साइड रखकर अपना सफर जारी रखते हैं। कुछ ही सेकंड्स में हम अपना आधा रास्ता तय कर लेंगे और इस जगह से हम उस हर चीज को देख पाएंगे जो हमसे पहले ब्लैक होल में गिरी थी। अगर हम इस जगह को मैथमेटिक्स की मदद से समझने की कोशिश करें तो हमें यूनिवर्स का पूरा पास्ट सामने से गुजरता हुआ दिखेगा। हम पास्ट में केवल वहां तक ही देख सकते हैं जब हमारे ब्लैक होल का जन्म हुआ था। आइंस्टाइन की इक्वेशंस के मुताबिक ब्लैक होल्स बहुत बड़े कॉस्मिक म्यूजियम्स की तरह होते हैं, क्योंकि वो सारी लाइट जो उसके अंदर गई थी जब वो एक ब्लैक होल बना था, वो अब भी उसके अंदर ही है, बस उसकी स्पीड बढ़ चुकी है और लेयर्स बन चुकी हैं। जैसे जैसे हमारा स्पेसशिप और गहराई में पहुंचता है, उसे उतनी ही ज़्यादा ताकतवर फोर्सेस का सामना करना पड़ता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ब्लैक होल के अंदर और ज़्यादा तेज़ हो जाती है और ये फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि वो स्पेस के फ्लो को भी धीमा कर देती है और वो जगह जहाँ वो स्लो होकर लाइट की स्पीड तक आती है, उस पॉइंट को इनर होराइजन कहते हैं। और जैसे ही हमारा स्पेसशिप इस इनर होराइजन से टकराता है, तब कुछ बहुत अजीब सा घटता है, क्योंकि घूमते हुए ब्लैक होल्स के इनर होराइजन हमारे यूनिवर्स में मौजूद हर एक जगह की तुलना में सबसे वॉयलेंट जगहें हैं। इनर होराइजन पर एक ब्लैक होल बहुत ही कमाल का पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। हर तरफ उड़ते हुए पार्टिकल्स एक दूसरे से एक्सेलरेट होते हुए आपस में टकराते हैं, जिससे हद से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इतनी ज़्यादा कि हमारे पास उसे कैलकुलेट करने के लिए शायद नंबर्स ही नहीं हैं। और अगर हमारी यूनिवर्स में कोई जगह है जहां हमारा यूनिवर्स नए ब्रह्मांड बना रहा है, तो वो जगह ब्लैक होल्स के इनर होराइजन्स ही हैं, क्योंकि वो एनर्जीज जो एक बिग बैंग के लिए चाहिए होती है, वो केवल इनर होराइजन्स में ही बनती है। जैसे ही हमारा स्पेसशिप इस इनर होराइजन को क्रॉस करता है, सब कुछ बदल जाता है। स्पेसशिप को अंदर खींच रही ग्रेविटी उसे बाहर फेंक रही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर है। ये ब्लैक होल की वो जगह है जो कि काफ़ी शांत है, क्योंकि दोनों अपोजिंग फोर्सेस ग्रेविटी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पर बैलेंस्ड है। और अब हमारा स्पेसशिप अपनी मंजिल सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ रहा है, जो सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के केंद्र में है। यहाँ स्पेस, टाइम और यूनिवर्स की हमारी समझ खत्म हो जाती है। एक घूम रहे ब्लैक होल के सेंटर में इनर इवेंट होराइजन के अंदर हम सिंगुलैरिटी को पहली बार देख पाएंगे, लेकिन ये हमें एक पॉइंट की जगह एक रिंग की तरह दिखेगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बहुत तेज स्पीड पर स्पिन करती हुई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पॉइंट को रिंग में पुश करती है और अपने आसपास के स्पेस टाइम को मोड़ देती है। इस रिंग की एक्चुअल थिकनेस 0 होती है। वो इन्फिनिट मैथमेटिकल थिकनेस और स्पेस टाइम के इन्फिनिट कर्वेचर के पॉइंट्स का सर्किल होता है। इस सिंगुलैरिटी के आसपास एक रीजन होता है जिसको क्लोज टाइम लाइक कर्वेचर बोला जाता है, जिसका मतलब हम इस जगह में जा सकते हैं और घूमकर इससे बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि जैसे ही हम अपने स्पेसशिप को अंदर ले जाने की कोशिश करते हैं, तब कुछ बहुत अजीब सा घटता है, जिसे समझना और समझाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही हम अंदर जाने की कोशिश करते हैं, उससे पहले ही हम इस जगह से बाहर आ जाते हैं, जिसका मतलब हम बिना इस जगह के अंदर जाकर भी बीते हुए कल को विजिट कर सकते हैं, मतलब पास में जा सकते हैं। जैसे ही हम ये सोचते हैं कि ब्लैक होल्स अब इससे ज़्यादा अजीब नहीं हो सकते, तो वो तुरंत ही हमें गलत साबित कर देते हैं। लेकिन अगर सिंगुलैरिटी के आसपास वाले रीजन के बजाय हम अपने स्पेसशिप को इस सिंगुलैरिटी के बीच से लेकर जाएं, तब क्या होगा?
बहुत से एस्ट्रोफिजिसिस्ट का मानना है कि ब्लैक होल्स स्पेस टाइम को इतना ज़्यादा कर्व करते हैं कि उसमें एक होल कर देते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बहुत दूर वो स्पेस में एक दूसरा होल बना देते हैं। और अगर हम इसके बीच से अपने स्पेसशिप को लेकर जाएं तो हम इस होल के दूसरी तरफ निकलेंगे। ये दूरी कुछ लाइट ईयर्स से हजारों लाइट ईयर्स तक की हो सकती है, लेकिन हमें इस दूरी को ट्रैवल करने में कुछ ही सेकंड्स लगेंगे और इसी को वर्म होल कहा जाता है, जो आपको स्पेस में मौजूद हजारों लाइट ईयर्स दूर की जगहों पर कुछ ही पलों में पहुंचा सकता है। हमारा यूनिवर्स भी एक सिंगुलैरिटी से ही बना था और एक ब्लैक होल का एंड पॉइंट भी सिंगुलैरिटी ही होता है। अगर हम किसी तरह बचकर इस सिंगुलैरिटी से स्पेस में दूसरी तरफ निकल पाए और वापस आ पाए तो अर्थ से जाकर वापस आने में हमें करीब 50,000 से 60,000 सालों के बीच लग जाएंगे। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका अंदाज़ा आपको केवल तभी लग सकता है जब आप इस बात की गहराई को समझें कि लाइट की स्पीड जो यूनिवर्स में मौजूद सबसे तेज चीज़ है वो भी ब्रह्मांड के आकार की तुलना में इतनी कम है कि केवल हमारी गैलेक्सी के केंद्र तक जाकर आने में हमें 50,000 सालों से ज़्यादा का समय लगेगा और हमारी गैलेक्सी के एक छोर से दूसरे छोर की दूरी तय करने में करीब करीब 1 लाख साल। हमारी गैलेक्सी की तरह अरबों खरबों गैलेक्सीज हैं, तो अब सोचिए ऐसी कितनी दुनियाएं होंगी जहां जीवन की भरमार होगी, लेकिन क्या हम कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? इस सवाल का जवाब भी केवल समय के ही पास है। और आज के वीडियो का अंत मैं एक बहुत ही फेमस साइंस फिक्शन राइटर आर्थर सी क्लार्क की कही हुई बात के साथ करूंगा, जो है केवल 2 ही पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, या तो हम पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या हम अकेले नहीं हैं, और ये दोनों ही संभावनाएं समान रूप से भयानक हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है। धन्यवाद।